हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं, हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का क्रैश कोर्स चल रहा था। इसमें हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक रहे हैं अभी। आर्चेज, केबल एंड आईएलडी। देखो, मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कर चुके हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। जो हमने पार्ट कवर किया है वो सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एसएससी जेई एग्जाम के लिए या बाकी किसी एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाता है जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस है। वहां से डिटेल्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, तो वो पार्ट हम लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उतना। बाकी जो टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो हम यहां पर कर ले रहे हैं क्योंकि यहां से हमारे मेजरली क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे भी आप लोगों की तैयारी बहुत ही पेस में चल रही है। अब लास्ट आपको पीवाईक्यू लगाने की देर होगी, तो जल्दी ही हम आपके साथ पीवाईक्यू सीरीज में भी मिलेंगे। पीवाईक्यू के अंदर हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या आपने जितना भी मैराथन सेशन अटेंड किया, जितना भी क्रैश कोर्स का पार्ट अटेंड किया है, क्या वो आपके लिए यूजफुल है, तो वो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपके सामने यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपको ऐसा भी एक सेशन मिलने वाला है जिसमें वन शॉट सेशन होगा, जिसमें हम आपको एक ही दिन में कंप्लीट सब्जेक्ट को भी रिवाइज करवाएंगे। जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हर बार एग्जाम के अंदर कुछ वेटेज है। तो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड हम आपके साथ आगे भी मिलने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक्स है हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं, आर्च, सस्पेंशन केबल एंड आईएलडी। देखो, मैं आज आप लोगों के कोई कमेंट नहीं देखने वाला क्योंकि मुझे ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने हैं, ताकि आप लोग जब इस टॉपिक को पढ़ो या आप लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे होगे तो आपको बार बार इसके अंदर कोई डाउट नहीं आए। तो आज मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं आपके कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो, बहुत बातें होगी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आज आपके सामने टॉपिक है, एक आर्च है, एक सस्पेंशन केबल है, एक आईएलडी है। देखो, आर्च की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टॉपिक पे अगर मैं आर्चेज की बात करूं तो आर्चेज क्या होते हैं बेसिकली। देखो, आर्च एक टाइप का कर्ड मेंबर होता है। आर्च एक टाइप का क्या होता है, कर्ड मेंबर होता है। ठीक है, विच इज बेसिकली किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, बेसिकली रजिस्ट। किसको रजिस्ट करता है ये, अगर हम बात करें तो ये कंप्रेशन को रजिस्ट करता है। तो मतलब ये बेसिकली किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेशन। ठीक है, अब बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेशन। अब इसके साथ साथ यहां पर देखें तो ये लार्ज स्पैन मेंबर के लिए प्रोवाइड किया, लार्ज स्पैन जो मेंबर होते हैं वहां पर हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आर्च के अंदर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, आर्च में जो प्रोड्यूस होने वाले बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, यहां पर रिड्यूस हो जाता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट में कमी आ जाती है। ठीक है भाई, बेंडिंग मोमेंट में कमी आ गई, इससे क्या मिलेगा हमें भाई, बेंडिंग मोमेंट के कारण से बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट कम, दैट मींस स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी, इसीलिए आर्च को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आर्च की अगर पर्पज की और बात करूं तो आर्च क्या होता है, दिखने में खूबसूरत दिखाता है घर को, और खूबसूरती किसको पसंद नहीं होती। तो भाई आर्च जो है, आर्चेज बेसिकली किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, एस्थेटिक पर्पज के लिए भी प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, एस्थेटिक पर्पज के लिए भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एस्थेटिक पर्पज के लिए भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आर्च का पर्पज बेसिकली समझ में आ गया। आर्च एक टाइप का कर्ड मेंबर होता है जो क्या रजिस्ट करता है, बेसिकली कंप्रेशन को रजिस्ट करता है। लार्ज स्पैन में हम इसको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है। इस पार्ट को हम देखेंगे कि ये बेंडिंग मोमेंट को कैसे रिड्यूस कर देता है कंपेयर टू बीम। फिर देखा, आर्च एस्थेटिक पर्पज के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, बट इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। देखो, हर चीज के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, इसके लिए हमें जो क्लियरेंस है, ग्राउंड से जो क्लियरेंस है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा। मतलब ये हम जनरल स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड नहीं कर सकते, जनरल स्ट्रक्चर्स में हम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर में प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग हमारे पास क्या आ गया, यहां पर जो आर्च जो हम प्रोवाइड करते हैं, आर्च जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके साथ एक ड्रॉबैक और आता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब यहां पर हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट्स होती है। स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, ज्यादा। कॉस्टिंग क्या आएगी, ज्यादा। कॉस्टिंग बढ़ गई, इसका मतलब हमारा यहां पर लगने वाले स्ट्रक्चर पे पैसा बढ़ गया। पैसा बढ़ा तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम, पहला पर्पज ही इंजीनियरिंग का क्या होता है,
इकोनॉमी विद सेफ्टी। सेफ्टी तो मिल रही है क्योंकि यहां पर स्ट्रेसेज कम हो रहे हैं, बट पैसा भी तो बचाएंगे ना। इसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि हम जनरली आर्चेज जो प्रोवाइड करते हैं वो एस्थेटिक पर्पज के साथ साथ जहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट, कम बेंडिंग मोमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आप लोगों को बात आ रही है समझ में, कुछ कुछ पार्ट तो आ रहा है समझ में, ठीक है। चले आगे चलते हैं। चलो देखो ध्यान से, अब आर्च की अगर बात करूं तो आर्च कितने टाइप के हम प्रोवाइड करते हैं। तो आर्च अगर शेप के बिहाफ पर बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप आर्च को हम डिफाइन कर सकते हैं। आर्च कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हो आप, आर्च प्रोवाइड कर सकते हो आप पैराबोलिक, आप कैसा प्रोवाइड कर सकते हो, पैराबोलिक, सर्कुलर, पैराबोलिक, सर्कुलर और इलिप्टिकल। कैसा प्रोवाइड कर सकते हो, इलिप्टिकल, या कोई भी ऐसी शेप जिसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सर रेक्टेंगुलर प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसी कोई भी शेप जहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट में रिडक्शन मिल रहा हो, और यहां पर हम देख लेंगे कि किस शेप को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए एक नेसेसिटी कंडीशन निकाल देंगे, ठीक है। ये तो बेस्ड ऑन शेप था। फिर अगर हम उसकी बात करें कि यहां पर अगर स्ट्रक्चर कितने टाइप से, अगर उसके सपोर्ट की बात करूं या उसके अरेंजमेंट की बात करूं, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट हम कितने टाइप से आर्च प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट की बात करूं, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट की बात करूं, तो यहां पर जो आप आर्च है वो कितने टाइप के प्रोवाइड कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो 3 हिंज आर्च, 3 हिंज्ड आर्च। सेकंड वन आप प्रोवाइड कर सकते हो 2 हिंज्ड आर्च, 2 हिंज्ड आर्च। एंड थर्ड वन आप प्रोवाइड कर सकते हो यहां पर फिक्स्ड आर्च, ठीक है। अब इन तीनों को देख लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, मतलब हम यहां पर क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 हिंज, 2 हिंज और फिक्स्ड आर्च को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बात यहां तक समझ में आ रहा है ना, समझ में, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अब तक तो आर्च समझ में आ ही रहा है। चलो अब हम यहां पर तीनों आर्च बना देते हैं। तो ये देखो, ये 3 हिंज आर्च है, ये 3 हिंज आर्च है, जहां पर हम जो 3 हिंज प्रोवाइड करेंगे, ये लो 3 हिंज, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हिंज आर्च हो गया, जहां पर हम 2 हिंज ही प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, यहां पर हम हिंज प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहां पर फिक्स्ड आर्च प्रोवाइड करेंगे। अब आपसे यहां से क्या पूछ लेता है, इनकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है। तो भाई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएसई निकालोगे, डीएसई कितना आ गया, 4 - 3 इक्वल्स टू हो गया 1, और डीएसआई कितना हो गया, क्लोज लूप है नहीं तो 0 - 1 ड्यू टू रिलीज रिएक्शन। रिलीज रिएक्शन इसकी कितनी आ जाएगी, रिलीज रिएक्शन 2 - 1, दैट मींस हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया -1, तो डीएस की वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब 3 जो आपका 3 हिंज आर्च है, आपका जो 3 हिंज्ड आर्च है वो बेसिकली क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। वो बेसिकली क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। चलो सर यहां तक भी बात समझ में आ गई, ये क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। अब जो 3 हिंज आर्च के बारे में अगर आपसे पूछ ले, ये जो हिंज है ये हम कहां प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आप कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। जो हिंज है, जो आपने इंटरनल हिंज जो प्रोवाइड किया है, ये जो हिंज है, हिंज थर्ड जो हिंज है या इंटरनल जो हिंज है, इंटरनल हिंज कैन बी प्रोवाइडेड, यहां पर साफ ही लिखते हैं इसको, चलो, इंटरनल हिंज can be provided anywhere in the arch। आर्च में आप इसको कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तीसरे हिंज को कहां प्रोवाइड करते हैं, क्राउन पे प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिंग लाइन पे प्रोवाइड करते हैं, या कहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो इंटरनल हिंज है इसको आप कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसके बाद ये बात करते हैं, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका है 2 हिंज आर्च, ये आपका कौन सा हो गया 2 हिंज आर्च। भाई 2 हिंज आर्च की अगर हम बात करेंगे तो 2 हिंज आर्च में डीएसई की वैल्यू निकालो, तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1, और डीएसआई की वैल्यू 0 - 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर डीएस की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मतलब ये क्या हो गया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। कैसा हो गया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री, ऑफ 1 डिग्री। इसका मतलब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं होते, इसीलिए हमें यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट वन की, तो ये हमें दिख रहा है
फिक्स्ड आर्च। ये हमें कौन सा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है फिक्स्ड आर्च। भाई फिक्स्ड आर्च है तो डीएसई कितना हो गया आपके सामने 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। डीएसआई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो डीएस की वैल्यू कितनी होगी 3। मतलब ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ 3 डिग्री, ऑफ 3 डिग्री। तो यहां पर जो आपके सामने तीनों जो आर्च हैं उनके बारे में हमने बात कर ली, वो कितने डिग्री के इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब जब भी हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और जो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिली है ड्यू टू हिंज, इसकी वजह से हम इस आर्च को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इक्वेशन इज नोन एज कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। यहां पर हमें 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो तीनों इक्वेशन क्या होगी, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन और 3 हमें कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर अब यहां पर कंपोनेंट ऑफ आर्च की बात करें तो ये आर्च है आपका, ये आर्च है यहां पर, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं स्प्रिंग लाइन, ये आर्च है इसको बोलते हैं स्प्रिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर, ये वाला जो पार्ट है अंदर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंट्राडोज, इंट्राडोज, ये इसको क्या बोलते हैं, इस बाहर वाले पार्ट को एक्स्ट्राडोज। अब होता क्या है देखना ध्यान से, ये जो आर्च की जो थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं, आर्च की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो आर्च की जो थिकनेस होती है वो स्प्रिंग लाइन पर ज्यादा रखी जाती है और उसके क्राउन पर कम रखी जाती है, उसके क्राउन पर कम रखी जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये जो क्राउन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, क्राउन। ठीक है, यहां से इसकी जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल राइज, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल राइज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को स्पैन बोलेंगे। तो ये मेजरली पार्ट हो गए, इसको स्प्रिंग लाइन बोलते हैं। यहां पर आपके सामने अब्यूटमेंट्स या सपोर्ट प्रोवाइड होते हैं, यहां पर आप क्या प्रोवाइड करते हो, अब्यूटमेंट्स, या यहां पर आप क्या प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हो। तो भाई ये हो गया आपके सामने आर्च के कंपोनेंट। तो यहां हमारे सामने क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ आर्च। तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले तो लगा दोगे। अब बात करते हैं कि 3 हिंज आर्च में हमारे पास में, अब पहला आर्च की कंडीशन लेते हैं, 3 हिंज आर्च की, 3 हिंज आर्च की हम कंडीशन लेते हैं, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि 3 हिंज आर्च के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। 3 हिंज्ड आर्च, अब 3 हिंज आर्च के अंदर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हमारे पास में पहली कंडीशन आती है, पहली कंडीशन है शेप माननी आपको पैराबोलिक है, पैराबोलिक के साथ साथ सब्जेक्टेड टू यूडीएल है। क्या है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर होल स्पान, ओवर होल स्पान, मतलब पूरे स्पैन पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, पूरे स्पैन पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। ये लो, ये आपने एक 3 हिंज आर्च बनाया, 3 हिंज आर्च बनाया जिसके पूरे स्पैन पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, जिसके पूरे स्पैन पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो भाई इस केस में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ रिएक्शंस निकल के आती है। यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, यहां पर वर्टिकल रिएक्शन होगी वीए, यहां पर आपके सामने वीबी होगी, यहां पर आपके सामने क्या होगी, एचबी होगी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वीए की वैल्यू आती है, देखो ध्यान से, ये इसका स्पैन हो गया एल, ये इसकी हाइट हो गई, सेंट्रल राइज हो गया एच। तो यहां पर डब्ल्यू इंटेंसिटी का अगर लोड लग रहा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का अगर लोड लग रहा है, तो वीए की वैल्यू आती है डब्ल्यू एल बाई टू, वीबी की वैल्यू आती है डब्ल्यू एल बाई टू। ये दोनों किससे आती है, ये हम जब सबमिशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो और सबमिशन ऑफ एम अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, तो यहां पर हमारा ए या बी के अबाउट मोमेंट लोगे तो इन दोनों से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज निकल के आ जाती है। फिर हम एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी लेते हैं, तब इक्वल्स टू आती है जीरो, और सबमिशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, तब हमारे पास निकल के आता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू एच इज इक्वल्स टू एच बी इज इक्वल्स टू एच, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। अब यहां पर हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब ये बताओ, अगर हमने इस सेक्शन में, अगर हमने यहां पर इस सेक्शन में यहां पर ऐसी कंडीशन रख दी, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इस सेक्शन पर हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता करनी है, इस सेक्शन पर हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता करनी है। तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिएगी, y की वैल्यू चाहिएगी, और ये x डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, किसके लिए, इसके लिए, इस पार्ट के लिए लिखें, इस पार्ट के लिए लिखते हैं,
इस पार्ट के लिए लिखते हैं तो यहां पर हमारे पास में लोड है VA, यहां पर हमारे पास में लोड क्या है VA, यहां पर हमारे पास में लोड क्या है HA, ठीक है, ये X है, ये Y है। तो देखो y की जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इस कंडीशन में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसको हम y ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर LX माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी y की वैल्यू हो गई, ये आपकी किसकी हो गई, y की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर, जहां पर अगर हम l/2 रखेंगे वहां पर हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट x लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट x लिखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट x को डिफाइन करने के लिए देखो ध्यान से, यहां पर आपका जो VA है ये आपको कुछ इस डायरेक्शन में मोमेंट देगा, VA आपको किस डायरेक्शन में मोमेंट देगा, सैगिंग मोमेंट। HA आपको कैसा मोमेंट देगा, HA आपको इस साइड आके होगिंग मोमेंट देगा। ये जो लोडिंग लग रही है, ये जो लोडिंग लग रही है ये आपको कैसा मोमेंट देगी, होगिंग मोमेंट देगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास VA का मोमेंट तो है पॉजिटिव, VA का मोमेंट तो है मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर मैंने लिखा VA इंटू एक्स, VA इंटू एक्स लिखा, माइनस H इंटू क्या हो गया Y, माइनस, अब देखो H इंटू वाई को बाद में लिखेंगे, पहले W इंटू एक्स बाई 2, ये क्या बना दिया टोटल लोड, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो गया W इंटू एक्स क्या हो गया टोटल लोड, और ये इसके मिड में एक्ट करेगा तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से इसके मिड से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x बाई 2, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यहां पर ये हो गया माइनस H इंटू वाई, क्लियर। अब सेम चीज को अगर हम बीम पर मानते हैं, सेम चीज को अगर हम बीम पर मानते हैं, ये लो यूडीएल लग रहा है, ये लो यूडीएल लग रहा है, आपने x डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया तो बेंडिंग मोमेंट इन बीम कितना आ गया, ये VA है, बेंडिंग मोमेंट एट x कितना आ गया आपके सामने VA इंटू एक्स माइनस क्या हो गया W इंटू एक्स बाई 2। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इस VA इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स बाई 2 को क्या लिख सकता हूं, ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट एट x इन आर्च इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट x इन बीम माइनस H इंटू वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीम के मोमेंट्स में से एक H इंटू वाई का कंपोनेंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर स्टार्टिंग में लिखाया था कि ये क्या करता है, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखाया था, ये बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करता है, और बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने का रीजन अब समझ में आ गया होगा, ये हम यहां पर रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब इसका मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के कारण से बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम यहां पर क्या कहेंगे, जब भी कोई शेप अडॉप्ट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि टेक केयर रखेंगे इस बात का कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मस्ट एग्जिस्ट इन दैट स्ट्रक्चर, तभी वहां पर क्या होगा, तभी वहां पर हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट में एक रिडक्शन देखने को मिलेगा दोस्त, वहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट में एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई, क्लियर है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इफ थ्री हिंज आर्च इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, इफ थ्री हिंज आर्च इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, देन बेंडिंग मोमेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, then bending moment at each and every point of the arch will be zero। वहां पर क्या निकल के आता है कि जब भी if an parabolic arch subjected to UDL, then UDL ओवर होल स्पैन, कंप्लीट स्पैन पे आना चाहिए, ओवर होल स्पैन, देन बेंडिंग मोमेंट इन आर्च विल बी 0, ठीक है। पैराबोलिक आर्च में भी कौन सा, 3 हिंज आर्च, आगे जाके हम देखेंगे दूसरे आर्च में भी वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आएगी, क्लियर है। यह हमारे पास हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, यह हमारे पास में वैल्यू हो गई किसकी, बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, की बेंडिंग मोमेंट कहां कितना आता है। अब यहां पर हम एक नॉर्मल थ्रस्ट निकालना सीखेंगे। तो ये हमारा एक आर्च का सेगमेंट है, जहां पर हमें क्या बात करनी है, जहां पर हमें बात करनी है किसकी, यहां पर हमारे पास में नॉर्मल थ्रस्ट कितना आता है और रेडियल शियर कितना आता है। तो यहां पर NX और SX की बात करनी है,
यहां पर हमारे पास में वर्टिकल रिएक्शन कितनी लग रही है, VA लग रही है, यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी लग रही है, H लग रही है। अब ये बताओ, इसका जब इफेक्ट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना दिखेगा मुझे, HX। वर्ट ये मुझे क्या दिखेगा यहां पर, वर्टिकल शियर फोर्स दिखेगा। तो मैं अगर सबमिशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 काम में लेता हूं तो जो Hx है, Hx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, H के बराबर। और सबमिशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 काम में लेता हूं तो मेरे पास जो Vx की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, VA के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पास में Hx और Vx की वैल्यू आ गई। चलो देखो ध्यान से अब आगे। अब इसके जो कंपोनेंट है, इसके जो कंपोनेंट है वो हम डिवाइड कर लेंगे, वो हम डिवाइड कर लेंगे। पहले हमें यहां पर एंगल मार्क करना होगा, पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, एंगल मार्क करना होगा। अब एंगल कैसे मार्क करेंगे, तो देखो एंगल कैसे मार्क करेंगे, तो यहां पर हम इसको कुछ डिफाइन कर देते हैं। एक SX के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कितना एंगल बन रहा है, और एक हम NX के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कितना एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमने कितना बता दिया, थीटा। ये एंगल हमने कितना बता दिया, थीटा। तो चलो देखो, इसके साथ में ये एंगल कितना बन रहा होगा, यहां पर ये एंगल भी क्या बन रहा होगा, थीटा। ठीक है, ये एंगल भी क्या बन रहा होगा, थीटा। चलो देखो ध्यान से, एक तो हमें इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू बतानी है, एक हमें इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू बतानी है। तो यहां पर जब हम इसकी NX की वैल्यू निकालते हैं, इसके जो कंपोनेंट है वो डिवाइड करते हैं, तो यहां पर मेरे पास में आएगा HX cos थीटा, HX मेरे पास cos थीटा, और इधर मेरे पास में क्या आ जाएगा, HX sin थीटा। दो कंपोनेंट आएंगे, इधर cos थीटा, इधर sin थीटा, दोनों परपेंडिकुलर है। चलो इस डायरेक्शन में मेरे पास में यहां से देखोगे तो यहां से मुझे बाहर जाता हुआ एक कंपोनेंट दिखेगा, दैट इज VX cos थीटा, VX cos थीटा, और यहां मुझे सेम डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा VX sin थीटा। तो इसका मतलब मेरे पास जो नॉर्मल थ्रस्ट है उसकी वैल्यू निकल के आ गई। नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, NX इक्वल्स टू कितनी निकल के आ गई, HX cos थीटा प्लस VX sin थीटा, HX cos थीटा प्लस VX sin थीटा। और रेडियल शियर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, रेडियल शियर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, SX इज इक्वल्स टू मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आ गई, HX sin थीटा माइनस VX cos थीटा। अब देखो ये वैल्यू के साइन आपके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एस एक्सिस डायरेक्शन में माना है, आप ऐसे मानोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन उल्टे आ जाएंगी। तो साइन से परेशान मत होना कि यहां पर माइनस ऐसे आ गया, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में आप देखोगे तो कभी कभी आपको ये माइनस चेंज भी मिल सकता है, क्योंकि आप जब उल्टे डायरेक्शन मान लोगे तो आपके सामने VX cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, HX sin थीटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सर ये थीटा कहां से आएगा, तो भाई आपको ये पता है कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4h अपॉन एल स्क्वायर, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एज वी नो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4h अपॉन एल स्क्वायर। x का करोगे तो 1 और x का अगेन किया तो 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का किया तो 2x। तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके सामने क्या आ गया, tan इनवर्स 4h अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस 2x। ये आपके सामने थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, ये आपके सामने थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। यहां तक बात समझ में आई, यहां पर हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, मतलब हमने 3 हिंज आर्च में यूडीएल के कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया। अब यहां पर 3 हिंज आर्च है, 3 हिंज्ड आर्च है, उस पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड एट क्राउन, पॉइंट लोड एट क्राउन, क्राउन के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है। तो उस टाइम हमारे पास में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो यहां पर हमारे पास में 3 हिंज आर्च में यहां पर पॉइंट लोड क्राउन पे लग रहा है, तो इस केस में VA की वैल्यू है, पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी है, P, तो VA की वैल्यू P/2, VB की वैल्यू कितनी हो गई, P/2, मिड में लग रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया H, ये कितना हो गया L। ठीक है, तो यहां पर अगर हम H की वैल्यू निकालेंगे, ये जो HA है और HB है, तो यहां पर हमें VA VB की तो वैल्यू मिल गई, HA HB की वैल्यू निकालेंगे, मतलब HA और HB की वैल्यू किसके बराबर आएगी, H के बराबर ले लेते हैं, दोनों बराबर आएंगे। HA इज इक्वल टू H, वैल्यू कितनी आएगी यहां पर अगर हम देखते हैं तो P/2 इंटू L डिवाइड बाई, यहां पर आपके सामने आ गया P, ये आ गया PL/4H,
ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आ जाती है इन केस ऑफ 3 हिंज आर्च सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। ठीक है, क्राउन पर। अब अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर 3 हिंज आर्च है, 3 हिंज्ड आर्च है, इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब इट इज द, ये क्या बता रहे हैं, आर्क ऑफ सर्कल है, तो आपसे सेंट्रल राइज की वैल्यू पूछ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको आर्च दे रखा है और यहां पर आपको इसको डिफाइन करना है किसमें, देखो यहां पर आपको क्या बोल रखा है, आपका आर्च वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इतना इतना ही है, मतलब आर्च इतने इतने से ही बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू को हमने h बोल दिया, ये वाली l/2, ये वाली l/2, और यहां पर आपके सामने कितना आ गया, 2r माइनस एच। तो यहां पर आपसे क्या पूछ सकता है, सेंट्रल राइज, यहां से आपके सामने क्या पूछ सकता है, सेंट्रल राइज की वैल्यू पूछ सकता है, और सेंट्रल राइज की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्कल की प्रॉपर्टी लगानी होगी। सर्कल की जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके सामने कितनी वैल्यूज आ जाएगी सर्कल की प्रॉपर्टीज में, देखो h इंटू 2r माइनस एच, और यहां पर l/2 इंटू l/2, तो यहां से h की जो वैल्यू आती है l स्क्वायर अपॉन 8h निकल के आ जाती है, क्योंकि h स्क्वायर के टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। h एज कंपेयर टू रेडियस क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है यहां तक, चलते हैं आगे। ये हमारे पास में सेंट्रल राइज वाला पार्ट हो गया। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, 3 हिंज क्या आ गया, सेमी सर्कुलर आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च आ गया, 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च। अब देखो 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है, ये आपके सामने ये क्या हो गया, आर, सॉरी ये आर है, यहां तक के डिस्टेंस ये आर है। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसके ऊपर यूडीएल अप्लाई करते हैं, 3 हिंज आर्च है, तो यहां पर हमने क्या किया, इस पर यूडीएल अप्लाई किया, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, VA की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, VB की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो VA की वैल्यू कितनी आई थी, WL/2, L/2 बराबर कितना है, L/2 बराबर कितना है, R, L/2 बराबर कितना है, R। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, W इंटू आर। VB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, W इंटू आर। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या था, WL स्क्वायर अपॉन 8H, रख दो, W इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर नहीं आएगा, L बराबर क्या है, 2R है, 2R का स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा, WR/2 निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अंदर जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, अब इसके अंदर जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हो इस पैराबोलिक आर्च में, तो आपके सामने इसकी जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आती है, यहां पर देखो इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता है कि बेंडिंग मोमेंट कहां आता है मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट कहां आता है मैक्सिमम, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, वो कितने डिग्री एंगल पर आता है, वो या तो 30 डिग्री एंगल पर मिलेगा, या आपको कितने डिग्री एंगल पर मिलेगा, 150 डिग्री एंगल पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर देखने को मिलता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, एट 30 डिग्री और 150 डिग्री फ्रॉम स्पान, स्पान से, स्पेन से जब आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलता है। तो इसका डायग्राम भी इसी में बना देते हैं। तो इसका जो बनता है मैक्सिमम बेंड, ये कुछ इस तरीके से इसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है इस केस में, ये कितनी होती है, WR²/8 माइनस ऑफ WR²/8 होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक? ये आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी पूछ सकता है। दोनों ही केस में माइनस होती है, दोनों ही केस में क्या होती है, माइनस में ही निकल के आती है, दोनों ही केस में क्या निकल के आती है, माइनस में ही निकल के आती है। तो यहां पर हमारे पास में 3 इंच सेमी सर्कुलर आर्च भी हो गया। अब यहां पर आपका 3 हिंज आर्च का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 हिंज आर्च। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, 2 हिंज आर्च। 3 हिंज आर्च से आपसे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, 3 हिंज आर्च में एक पार्ट और रह गया, एक पार्ट और रह गया, जब आपके सपोर्ट डिफरेंट लेवल पर अवेलेबल हो। एक यहां पर है, एक आपके साथ यहां पर अवेलेबल है, और आपको हिंज कुछ यहां पर दे रखा है। तो यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जब हम यहां पर आपके सामने कोई भी एक डिस्टेंस की वैल्यू पूछ सकता है, कोई भी एक डिस्टेंस की वैल्यू आपसे
पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने क्या हो गया, यहां पर आपके सामने ये H1 हो गया, ये H1 हो गया, ये सामने आपके सामने ये H1 हो गया, ये आपके सामने क्या हो गया, H2 हो गया, ये आपके सामने क्या हो गया, L1 हो गया। अब आपसे L1 L2 किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, L1 L2 H1 H2 कोई भी 3 वैल्यू दे देगा या ओवरऑल स्पैन दे देगा, ओवरऑल स्पैन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो उस टाइम आपको एक शॉर्टकट लगाना है, क्योंकि यहां पर देखो अननोन क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले अननोन टारगेट कर लो तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। अननोन टारगेट किए तो आपके सामने एक तो एच ए अननोन है, एक एच बी अननोन है, वी ए अननोन है, वी बी अननोन है, 4 तो अननोन हो गए। अब यहां से कोई या तो L1 अननोन होगा या L2 अननोन होगा। अब आपके सामने 5 अननोन, आपके सामने 4 इक्वेशन है, सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं यहां पर, इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहां पर एक इसका शॉर्टकट प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 अपॉन H2। आप यहां से वैल्यू को निकाल पाओगे इस रिलेशन से। यहां पर आप क्या कर लोगे, L1 L2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, यहां से HA HB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाओगे। इस केस में आपके सामने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू दोनों सपोर्ट पर अलग अलग आएगी, क्योंकि दोनों सपोर्ट की क्राउन से डिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग है। दोनों सपोर्ट की क्राउन से डिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब हम बात करते हैं टू हिंज आर्च पर। अब हम किस पर बात करेंगे, टू हिंज आर्च पर। तो टू हिंज्ड आर्च है, टू हिंज्ड आर्च है वो क्या है, वो हमने क्या बोला कि एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। टू हिंज आर्च हमारे लिए क्या है, एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। टू हिंज आर्च क्या है, एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इसीलिए ये क्या है, टू हिंज आर्च है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ 1 डिग्री। तो यहां पर 1 डिग्री का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमें 1 कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, 1 कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, और वो क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एच इज इक्वल टू 0। ये हम क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, जो इसकी स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग की हेल्प से हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए जो इक्वेशन बन के आती है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू वाई डॉट ई आई इंटू डी एस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई इंटू डी एस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने वैल्यूज क्या निकल के आ रही है, यहां पर m इंटू वाई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यूज आ जाती है। एक बार यहां पर ये चेक कर लेना, ये वाला वाई वाला पोर्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में आ नहीं रहा है क्लियरली। ठीक है, तो यहां पर आप एक बार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के फॉर्मूले को चेक कर लेना, नहीं हो तो वाई हटा देना, हो तो रख लेना। ठीक है, यहां पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट केस की, क्योंकि हम एग्जाम में सॉल्व तो नहीं करने बैठेंगे ना। तो टू हिंज आर्च है, टू हिंज आर्च है, सब्जेक्टेड टू क्या है, यूडीएल है, सब्जेक्टेड टू क्या है, यूडीएल है। तो इस केस में भी, इस केस की जब हम बात करते हैं तो इसका जो वी ए है और ये एच ए है, ठीक है, ये वी बी है और ये एच बी है। तो यहां पर जो वी ए की वैल्यू आती है दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू, वी बी की वैल्यू आती है डब्ल्यू एल बाई टू, और एच की वैल्यू आती है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, इसकी भी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 चाहिए तो हम पैराबोलिक शेप अडॉप्ट करते हैं आर्च की। हम क्या करते हैं, पैराबोलिक शेप अडॉप्ट करते हैं आर्च की। ये हमें बात ध्यान रखनी है, ये हमें क्या करना है, ये हमें बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि पैराबोलिक शेप हम अडॉप्ट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम आगे चलते हैं, क्या चल रहा है कमेंट में थोड़ा सा देख भी लेते हैं। ठीक है, सही चल रहा है।
कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, देखो ध्यान से। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है। ये हमारे पास क्या है, 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है। 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है, ठीक है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है। तो अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमने कौन कौन से केस कर लिए, 3 हिंज पैराबोलिक आर्च की कर लिया। अब हम यहां पर, अच्छा सॉरी मैंने 3 हिंज क्यों लिख दिया, ये तो 2 हिंज है ना, 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है, 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है, ठीक है। चलो अब इस केस में आगे हम चलते हैं। अगर हमने इस पर, इसके क्राउन पर अगर हमने पॉइंट लोड लगा दिया, अगर हमने इसके क्राउन पर पॉइंट लोड लगा दिया तो क्या होगा, पॉइंट लोड लगा दिया, पी पॉइंट लोड लगाया, तो यहां पर जो वी निकल के आएगा दैट इज P/2, वी बी निकल के आएगा दैट इज P/2, ठीक है। यहां पर जो आपके सामने H की जो वैल्यू निकल के आएगी 25/128 PL/H, ये आपके सामने वैल्यूज निकल के आती है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपके सामने क्या निकल के आएगी, वैल्यूज निकल के आएगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ये हो गया, यहां तक हमारे पास में 2 हिंज आर्च है, 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है। ये कौन सा हो गया, 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है, पैराबोलिक आर्च है। चलो नेक्स्ट वन, अगर हम 2 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च की बात करें, सेमी सर्कुलर आर्च की हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलना है, तो अगर हम यहां पर बात करें 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च, देखो ध्यान से, 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च की अगर हम बात करें तो ये कितने डिस्टेंस हो गई, ये 2r हो गई। ये हमारे पास में कितने डिस्टेंस हो गई, ये r हो गई, ठीक है। यहाँ पर यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में VA निकल के आता है दैट इज WR, VB निकल के आता है दैट इज WR, और यहाँ पर जो H की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 4/3 WR/π। ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है, मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू निकल के आती है वो इस केस में कितनी निकल के आती है, 4/3 WR/π, ठीक है। अब यहाँ पर यही केस अगर हम इसके साथ पॉइंट लोड के साथ कर दें, पॉइंट लोड के साथ कर दें कि पॉइंट लोड कहीं भी लग रहा है, ये हमारे पास में क्या दे रखा है 2r, ये हमारे पास में क्या दे रखा है r, ये हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास में P लोड लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास में क्या लग रहा है, P लोड लग रहा है। यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो यहाँ पर जो VA की वैल्यू होती है वो तो VA VB तो आप एज ए बीम निकाल लोगे, कहाँ पर आ रही है कहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। VA VB की वैल्यू तो आप लोग VA VB की वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लोगे। कैसे करोगे सर, ये R है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी R cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा R माइनस R cos अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी, ये R है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर VA की वैल्यू बताओ, VA की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, P टोटल लोड है, अपोजिट डिस्टेंस कितनी हो गई R प्लस R cos अल्फा, R प्लस R cos अल्फा डिवाइड बाई क्या हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गई 2R, डिवाइड बाई क्या हो गई टोटल डिस्टेंस 2R। VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपोजिट डिस्टेंस है तो P इंटू पी R माइनस R cos अल्फा डिवाइड बाई R माइनस ये कितने डिस्टेंस है, अपोजिट डिस्टेंस कितनी है R माइनस R cos अल्फा डिवाइड बाई 2R। जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आती है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू आती है दैट इज P/π साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस लोड को हमने शिफ्ट करते करते हम इस लोड को कहां ले आए, हम इस लोड को शिफ्ट करते करते कहां ले आए, इस लोड को यहां से शिफ्ट कर दिया यहां पर सेंटर पर। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा था वो कितना शिफ्ट हो गया, अल्फा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री पर शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी P/π, किसके लिए, क्राउन पर लोड के लिए, क्राउन लोडिंग के लिए, क्राउन लोडिंग के लिए यहां पर आपके सामने इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P/π हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपसे आर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्च में, अब यहां पर अगर हम बात करें तो आर्च से रिलेटेड एक पार्ट और छोटा सा पॉइंट बता देता हूं आपको, ऊपर चला गया है वो पॉइंट, कि जब हमने पैराबोलिक आर्च लिया, पैराबोलिक आर्च की वैल्यू आई हमारे पास में H VA VB और H की वैल्यू ये आई थी। फिर हमने जब सर्कुलर आर्च लिया, 3 हिंज सर्कुलर आर्च लिया, सेमी सर्कुलर आर्च लिया, तो वहां पर हमने देखो यहां पर वैल्यूज को हमने
वैल्यूज रखा वी ए वी बी, और एच की वैल्यू जो थी प्रीवियसली उसी में वैल्यू रख दी, हमारे पास सही वैल्यू आ गई। इसका मतलब 3 हिंज आर्च है, 3 इंच जो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है 3 इंच आर्च में, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ आर्च पर डिपेंड नहीं करता, आर्च पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है। बात समझ में आई? शेप ऑफ आर्च पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर अगर हम आगे बात करें तो हम आगे का पार्ट क्या देखेंगे? आगे का पार्ट देखेंगे, यहां पर हमारा आर्च का पार्ट खत्म हो चुका, सस्पेंशन केबल देखते हैं आगे। आगे का पार्ट हम किसका देखेंगे? अब हमारा एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज सस्पेंशन केबल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। सस्पेंशन केबल, ठीक है, सस्पेंशन केबल। सस्पेंशन केबल क्या होता है? बेसिकली केबल, अगर आप किसी भी केबल को उठा के देखोगे, मेरे सामने यहाँ है नहीं केबल, बाकी मैं आपको केबल दिखाता, तो केबल में आप कभी भी कंप्रेसिव लोड को अप्लाई नहीं कर सकते, केबल में आप कंप्रेसिव लोड को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो भाई कंप्रेसिव लोड लगेगा, केबल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। केबल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो केबल में हम कंप्रेसिव लोड तो नहीं लगा सकते। अब बात आती है, तो केबल में ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? ऑलवेज इन टेंशन मिलेगी, ऑलवेज इन टेंशन मिलेगी, ठीक है, ऑलवेज इन टेंशन मिलेगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? केबल में टेंशन तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ केबल क्या होता है? केबल में जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं, केबल में जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करते ही केबल की क्या हो जाएगी? शेप चेंज हो जाती है। केबल की क्या हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है। तो मतलब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, शेप चेंजेज, शेप चेंजेज, शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आपने देखा भी होगा, आपके घर में कोई केबल है, उसके ऊपर कोई वेट डाल देना, कोई कपड़ा डाल देना, तो उसकी केप पहले शेप ऐसी थी ना, तो अब वो क्या कर जाएगी? सैग कर जाएगी। अब वो क्या कर जाएगी? सैग कर जाती है। तो आपको ये देखना है। चलो, अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो केबल के अंदर मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन से पहले मैं आपको ये बताता हूं, केबल के अंदर हम बात करते हैं कि केबल में जब हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा हो तब उसकी शेप क्या होती है, और जब उसके ऊपर केबल का खुद का सेल्फ वेट कंसीडर करते हैं तो क्या होता है। ये केबल है आपकी, इस केबल पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लोड को कंसीडर करते हो, हॉरिजॉन्टल लोड को कंसीडर करते हो, तो यहां पर केबल क्या करती है? पैराबोलिक शेप बनाती है। यहां पर कैसी शेप बनाती है? पैराबोलिक शेप बनाती है, ठीक है। अगर केबल के सेल्फ वेट के साथ कंसीडर करते हो, मतलब यहां पर इसी के अकॉर्डिंग केबल की जो शेप है उसी पर उसका लोड लगा हुआ है, वैसा ही लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां पर जो शेप बनती है वो कैटेनरी शेप बनती है। वो कैसी शेप बनती है? कैटेनरी शेप बनती है। अब प्रैक्टिकल पर्पज के लिए अगर इस सैग की वैल्यू, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सैग। इस सैग की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल होती है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? इसको क्या कंसीडर कर लेंगे? जब हम इस सैग की वैल्यू बहुत से बहुत कम होगी, बहुत मिनिमम होगी, तो पैराबोलिक और कैटेनरी शेप को एक ही कंसीडर कर लिया जाता है। पैराबोलिक और कैटेनरी शेप को क्या कर लिया जाता है? एक ही कंसीडर कर लिया जाता है। चलो आगे, ये हो गया। अब इसके अंदर अगर हम मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन की बात करें तो ये केबल है। केबल में यहां पर हमारे पास में क्या होगा? एक हिंज सपोर्ट इधर होगा, एक हिंज सपोर्ट हमारे पास में क्या होगा? इस साइड होगा। दोनों क्या है? सेम लेवल पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक हिंज सपोर्ट हमारे पास यहां लगा हुआ है, एक हिंज सपोर्ट हमारे पास में यहां लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लोड इधर लगा हुआ होगा, और हॉरिजॉन्टल लोड हमारे पास में किधर लगा हुआ होगा? एक इस साइड लगा होगा ऐसे, और एक हमारे पास में क्या लगा होगा? वर्टिकल लोडिंग इस तरीके से लगी हुई होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल लोड इधर, वर्टिकल लोडिंग आपकी किधर लगी हुई होगी? इस डायरेक्शन में लगी हुई होगी। बात समझ में आई यहां तक? बात समझ में आई यहां तक? चाहे तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो यहां पर आपके सामने आप देखोगे तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लोड, एक मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही होगी, एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी। जब भी आपको इसके अंदर टेंशन निकालनी है, आप क्या करोगे? ये मान लो एच बी है, ये वी बी है, ये आपका क्या है? एच ए है, ये आपका क्या है? वी ए है। तो आप क्या करोगे? जब भी निकालोगे इसके अंदर जो मैक्सिमम इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो किधर निकल के आएगा? वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगा। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू जो आर ए की वैल्यू है, ये आप कैसे निकालोगे? आर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर से आप क्या निकाल सकते हो, इधर निकाल सकते हो। सिमिलरली यहां पर जो आर बी बन रहा होगा उस आर बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ये आर बी बन रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर से निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से निकाल सकते हो। अब इसमें मैक्सिमम टेंशन पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन पॉइंट वो होगा जहां पर आपका सपोर्ट हो, या जहां पर दोनों रिएक्शन लग रही हो। तो ये आपका मैक्सिमम टेंशन का पॉइंट हो गया, ये आपका मैक्सिमम टेंशन का पॉइंट हो गया। और जहां पर आपकी कर्वेचर स्मॉल हो जाती है, जहां पर कर्वेचर क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, जहां कर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनिमम टेंशन देखने को मिलेगी। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, मिनिमम टेंशन देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जब भी हमें यहां पर टेंशन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहां पर इधर आर ए फोर्स लग रहा है, इधर टी फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन को काट लो, इधर आर ए लग रहा है, इधर टी लग रहा है, तो आर ए और टी को कर देंगे बराबर, हमारे पास में क्या आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां पर जब भी हमें लेना होगा तो हम क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे, और सेक्शन कट करके हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा सस्पेंशन केबल का पार्ट, ये था हमारा सस्पेंशन केबल का पार्ट। क्लियर है यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आईएलडी को। तो यहां पर हम देख रहे थे आईएलडी के बारे में, अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आईएलडी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, तो देखो नाम जैसे शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, यहां पर अगर हम हेडिंग लगाएं आईएलडी, आईएलडी की फुल फॉर्म लिखते हैं, क्या होती है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो भाई इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है कि कोई भी फोर्स है, कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब वो फोर्स मूव कर रहा है तो उसको, वो फोर्स जब मूव करेगा ओवर द स्पैन, मतलब स्पैन पे पूरे पे लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट वो अगर मूव करेगा तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इफेक्ट होता है, उसी से जो डायग्राम प्लॉट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कह देते हैं। अब देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, आईएलडी है, वो किसके कारण से बनती है, ये जब लोड मूव करता है, मूविंग लोड के कारण से बनती है, मूविंग लोड के कारण से बनती है, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन पर बनती है, एट ए पर्टिकुलर सेक्शन पर बनती है। इसका मतलब क्या हो गया, लोड की पोजीशन बदलती रहेगी, बीम में जिस पॉइंट पे हमें स्टडी करनी है पर्टिकुलर सेक्शन पर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, तो हम वहां पर कंप्लीट इफेक्ट की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब भी हम आईएलडी किसी चीज की ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर लोड स्टैटिक नहीं होगा, आपका लोड स्टैटिक नहीं होगा, लोड क्या होगा वहां पर आपका वेरिएबल, मतलब वहां पर लोड क्या होगा, लोड की पोजीशन कंटिन्यूअसली बदलती रहेगी। भाई लोड की पोजीशन कंटिन्यूअसली बदलती रहेगी, लोड की पोजीशन, यहां पर लोड की पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लोड की पोजीशन क्या होती रहेगी, आपको चेंज होती रहेगी। ठीक है, चेंज हो रही है। अब उसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम आगे बात करते हैं कि यहां पर हम एसएफडी और बीएमडी में क्या करते हैं, एसएफडी और बीएमडी क्या बनती है, स्टैटिक लोड होता है। लोड को हमने क्या कर दिया, स्टैटिक लोड कर दिया, और होल मेंबर पर उसका इफेक्ट देखते हैं, होल मेंबर पर उसका इफेक्ट देखते हैं, मतलब कंप्लीट मेंबर पर उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आईएलडी की अगर मैं बात करूं तो आईएलडी सिंपलीफाई करने के लिए देखो ध्यान से कि जैसे मान लो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक पॉइंट लोड था 1 यूनिट का, 1 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड था, या 1 यूनिट का एक पॉइंट लोड था, जो किधर से किधर जा रहा है, वो आपका लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहा है, मतलब वो इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कंटिन्यूअसली मूव करेगा, मूव करेगा। तो ये आर ए रिएक्शन है, अब आर, ये कौन सी है, आर बी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसने ये कहा कि ये जो 1 किलो न्यूटन का लोड है, ये लेफ्ट से लेके राइट तक जब मूव कर रहा है, लेफ्ट से लेके राइट तक जब मूव कर रहा है, जब ये ए पॉइंट पर था
तब आरए पर क्या इफेक्ट डाला, जब ये बी पॉइंट पर था, बी पॉइंट पर पहुंचा, तब इसने आरए पर क्या इफेक्ट डाला, उसकी स्टडी हमें यहां पर करनी है। तो आईएलडी फॉर आरए जब बनाते हैं तो ऐसी कुछ आईएलडी बन के आती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और यहां पर वैल्यू कितनी होती है 0। ये किसकी है, ये आईएलडी फॉर आरए है, ये किसके लिए आईएलडी फॉर आरए है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लोड यहां पर था 1 किलो न्यूटन का लोड यहां पर था तो आरए की रिएक्शन मैक्सिमम थी, जब ये लोड यहां पर था तो उसकी वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहां पर रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है। कैसे आएगी देखना ध्यान से, अगर मेरे पास यहां पर ये लोड यहां पर होता, ये लोड कहां पहुंच चुका होता, यहां पर पहुंच चुका होता, तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग इस ऑर्डिनेट को निकाल लेता। कैसे निकाल लेता, ये लेंथ मेरे को दे रखी है एल, ये लेंथ मेरे को क्या दे दी एक्स, ये लेंथ मेरे को क्या दे दी एक्स, तो ये वाली कितनी होगी एल माइनस एक्स। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं एल माइनस एक्स, इस ऑर्डिनेट को वाई मान लेता हूं, तो मैं क्या ऐसे निकाल सकता हूं 1 डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई एल माइनस एक्स। तो y की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहां पर जितना लोड लग रहा है उसको इस y ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। जब लोड इस पोजीशन पर था तो आर ए की कितनी वैल्यू आएगी वो यहां से मेरे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम इसको आर बी के लिए प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा वेरिएशन बताता है। जब ए पॉइंट पर होगा तो आर बी की वैल्यू कितनी होगी, आर बी की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 0। जब ये बी पॉइंट पर होगा तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट होगी। कितनी होगी 1 यूनिट मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। आर ए आर बी ये है आईएलडी फॉर आर बी। ठीक है, ये बनती कैसे है, ये बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी होगी इसकी। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि आईएलडी फॉर आर ए और आईएलडी फॉर आर बी हमने बताई है। आपको क्या याद रखना है, तीसरी एक पॉइंट और याद रखना है। मान लो ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, मैं यहां डायरेक्टली रिएक्शन दिखा रहा हूं इसकी। ये आर ए है, ये आर ए है, ये आर बी है। आपको क्या बोला, एक पॉइंट लोड था वो लेफ्ट से लेके राइट तक मूव कर रहा था, वो क्या कर रहा था लेफ्ट से लेके राइट तक आपका क्या कर रहा था मूव कर रहा था। तो जब वो लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव कर रहा था तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शियर फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर शियर फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, तो उस शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उस शियर फोर्स की वैल्यू होती है यहां पर जो ऑर्डिनेट रहता है इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है, यहां पर नेगेटिव शियर फोर्स होता है, यहां पर पॉजिटिव शियर फोर्स होता है। इसकी वैल्यू अगर ये जेड है, ये वैल्यू कितनी है जेड है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी एल माइनस जेड हो जाएगी। क्लियर है, तो यहां का जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो जाता है जेड बाई एल, और यहां का जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो जाता है एल माइनस जेड बाई एल, एल माइनस जेड बाई एल। क्लियर है यहां तक। तो यहां पर ओवरऑल इस ऑर्डिनेट की वैल्यू यहां से लेके यहां तक देखोगे, यहां से लेके यहां तक देखोगे तो इस ऑर्डिनेट का टोटल सबमिशन कितना हो जाता है, टोटल सबमिशन हो जाता है 1। ये हो जाता है आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, सी लिखना था डी लिख दिया, आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट डी, डी पॉइंट ले लिया। क्लियर है। सिमिलरली अगर इसके लिए बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करोगे तो बेंडिंग मोमेंट भी आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से डायग्राम बनता है आईएलडी फॉर बीएम, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो इसका जो ऑर्डिनेट होता है इसकी वैल्यू कैसे याद रखोगे, ये कितनी थी जेड, ये कितना था एल माइनस जेड। ठीक है, तो आप क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन टोटल डिस्टेंस कर दो, तो ये आपको क्या बता देता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे देता है। तो ये हो जाता है आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट डी तक का आईएलडी भी मिल गया हमें। देखो आईएलडी में आपसे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इन सारी चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होता है कि आईएलडी जो है, आईएलडी के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में लिया जाता है, आईएलडी बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है मुलर ब्रूसलो प्रिंसिपल, मुलर ब्रूसलो प्रिंसिपल काम में लिया जाता है। ठीक है, मुलर ब्रूसलो प्रिंसिपल काम में लिया जाएगा। अब मुलर ब्रूसलो प्रिंसिपल ये कहता है कि आप है ना एक स्ट्रेस फंक्शन होते हैं, स्ट्रेस फंक्शन कौन कौन से हो गए, शियर फोर्स हो गया, एक्सियल फोर्स हो गया और बेंडिंग मोमेंट हो गया। ये जब भी तीनों कहीं पर अप्लाई होते हैं तो वहां पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेस फंक्शन कौन से हो गए, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये हो गए। अब आप स्ट्रेस फंक्शन को क्या कर दो, रिमूव कर दो,
रिमूव करके वहां पर यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, वहां पर ओवरऑल कितना डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। तो जो डिफॉर्म्ड शेप होगी या जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वही आपकी आईएलडी हो जाती है, वही आपकी क्या हो जाती है, आईएलडी हो जाती है। आईएलडी मुलर ब्रूस लॉ प्रिंसिपल के थ्रू हम किस कौन कौन सी आईएलडी निकाल सकते हैं, हम एक्सियल फोर्स की आईएलडी निकाल सकते हैं, शियर फोर्स की निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट की निकाल सकते हैं। बट आईएलडी हम किसकी नहीं निकाल सकते, हम डिफॉर्म मतलब हम डिफ्लेक्शन की आईएलडी नहीं निकाल सकते, डिफ्लेक्शन की आईएलडी नहीं निकाल सकते, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम यहां पर किसकी आईएलडी नहीं निकाल सकते, डिफ्लेक्शन की आईएलडी नहीं निकाल सकते। चलें आगे चलते हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रेस फंक्शन है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने का प्रोसेस आपको बता रखा है, किसको कैसे रिलीज किया जाता है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर, जब मेरे को यहां पर हिंज सपोर्ट है, जब मेरे पास यहां पर हिंज सपोर्ट है, या मेरे को कुछ मेंबर ऐसा दे रखा है, क्या क्या पूछा है, ये लो, ये मेरे को क्या दे रखा है, हिंज सपोर्ट दे रखा है, ये मेरे को क्या दे रखा है, रोलर सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर बात है कि यहां पर मुझे इस डी पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, यहां पर सबसे पहले डी पॉइंट पे मुझे शियर फोर्स की बता दो, या मैं ए पॉइंट बोलूं या मैं इसको बी पॉइंट बोलूं, आर ए की बताओ। आर ए के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर क्या करना होगा, डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है, देखो यहां पर ILD फॉर आर ए, ILD फॉर आर ए, आर ए के लिए जो ILD होगी वो कैसे करना है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखना ध्यान से, क्या बात करेंगे, यहां पर आर ए कैसा फोर्स है, आर ए शियर फोर्स है। शियर फोर्स के लिए आपको बताया था क्या करोगे, आप यहां से इस सपोर्ट को हटाओगे और यहां पर वर्टिकल गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर दोगे, वर्टिकल गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर दोगे, शियर फोर्स हट जाएगा यहां पर, मतलब वर्टिकल रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन पर आप यहां पर दूसरा पॉइंट समझना हो इसको, तो सपोर्ट हटा दो इसको फ्री कर दो, सपोर्ट हटा दो इसको फ्री कर दो, तो आपकी जो ILD है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट डिफॉर्मेशन दिखा दिया। ये लो यूनिट डिफॉर्मेशन, जो आपने यहां सपोर्ट लगा रखा था वो हमने क्या कर दिया, सपोर्ट को ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिया यूनिट डिफॉर्मेशन की साइड से। यूनिट डिफॉर्मेशन ये किसका हो जाता है, ILD फॉर आर ए, ये क्या हो जाता है, ILD फॉर आर ए। क्लियर है। सिमिलरली बी के लिए करना है तो बी का सपोर्ट हटा दो, बी के सपोर्ट को क्या कर दो, यहां से लिफ्ट कर दो, कितने से, यूनिट से, ये लो मिला दो, तो यहां पर आपने यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, ये क्या हो जाता है, ILD फॉर आरबी हो जाता है, ILD फॉर आरबी हो जाता है। अब इस डी पॉइंट पे शियर फोर्स पूछा है, डी पॉइंट पे शियर फोर्स पूछा है, तो यहां पर आप क्या करोगे, गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर दोगे। शियर फोर्स के लिए क्या करोगे, यहां पर वर्टिकल गाइडेड रोलर। अब वर्टिकल गाइडेड रोलर प्रोवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, आपको कैसे इसको लिफ्ट करना है, ये आपका पॉजिटिव शियर एलिमेंट होता है, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव शियर एलिमेंट। आप इसको क्या करोगे, जस्ट इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो यहां पर इसके पास कैसा फोर्स होना चाहिए, यहां पर इसके पास ऐसे फोर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब इस मेंबर को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो और इस मेंबर को अपवर्ड शिफ्ट कर दो, ये आपके पास में ILD बन जाती है, ये आपके पास में इसकी क्या बन जाती है, ILD फॉर शियर फोर्स बन जाती है। अब अगर ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट चाहिए, देखो ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं सिर्फ आपको डायग्राम बनाना बता रहा हूं, आपके SSC में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है, इतना डिटेल। तो आप क्या करोगे, इसके लिए हिंज प्रोवाइड कर दोगे, हिंज प्रोवाइड कर दोगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, इस तरीके से सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। आप क्या करोगे, इसका नेगेटिव, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपके पास कौन सा मोमेंट होना चाहिए, इस तरीके का। तो ये मेंबर को आप, ये मेंबर को ऐसे लिफ्ट कर जाएगा, ये मेंबर को ऐसे लिफ्ट करा देगा, तो यहां पर क्या बन गया, हमारा ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट बन जाता है, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट बन जाता है। देखो ILD वाला टॉपिक है, बहुत जल्दी ऐसे समझ में भी नहीं आता, थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ILD के लिए आपको पेड, ILD के लिए पेड क्लास तो क्या बोलूं मैं आपको पूरी क्लास करनी होगी, एक ILD का कंप्लीट टॉपिक कराना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हमें क्रैश कोर्स के हिसाब से चलना है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। ILD जो है, मूलर ब्रूस लॉ जो प्रिंसिपल है, क्या क्या पूछ सकता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मूलर ब्रूस लॉ जो प्रिंसिपल है वो कब कब वैलिड है, वो कब कब वैलिड है, वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर,
वो स्टैटिकली किसके लिए वैलिड है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है, ठीक है। एज वेल एज वो इलास्टिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी वैलिड है। जैसे आपका बीम हो गया, फ्रेम हो गया, ट्रस हो गया, आर्च हो गया, इन सब के लिए केबल हो गया, तो इन सब के लिए वो क्या है? वैलिड है। तो मतलब हम जब भी आईएलडी बनाएंगे तो हम इन सारे कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर पॉइंट मोमेंट। नॉट वैलिड फॉर पॉइंट मोमेंट के लिए आप इससे नहीं बना सकते हो। मतलब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि ये किसके लिए वैलिड है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है और लीनियरली इलास्टिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है, और ये मूविंग पॉइंट मोमेंट के केस में वैलिड नहीं है। प्रूफ इसका कैसे आता है? प्रूफ इसका जो प्रूफ देता है वो कौन देता है? ये किस पर बेस्ड होता है? वर्चुअल वर्क थ्योरम पर। ये किस पर बेस्ड होता है? वर्चुअल वर्क थ्योरम पर बेस्ड होता है। मतलब यहां पर जो वर्चुअल वर्क में कहते हैं कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क बराबर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क बराबर होते हैं, तो यहां पर हम वर्चुअल वर्क थ्योरम काम में ही ले रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क को, वर्क डन को बराबर कर रहे हैं और उसी की हेल्प से सारी आईएलडी ड्रॉ करते हैं। और आईएलडी फॉर डिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ILD for deflection cannot be drawn by Muller-Breslau principle। MB लिख दूं? MB प्रिंसिपल, ठीक है। ये इससे हम नहीं बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मूलर ब्रूसलो प्रिंसिपल के थ्रू हम नहीं बना सकते। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये बात हो गई। क्लियर है? समझ में आया? चले आगे, चलो अब बात करते हैं आईएलडी है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉमन आईएलडी के लिए वैलिड है। आईएलडी फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज लीनियर। क्या होती है? लीनियर बनती है। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए बात करूं तो ये नॉन लीनियर भी बन सकती है, ये नॉन लीनियर भी बन सकती है, एज वेल एज लीनियर एंड नॉन लीनियर का कॉम्बिनेशन भी बन सकती है। मतलब ये नॉन लीनियर भी बन सकती है, लीनियर और नॉन लीनियर का कॉम्बिनेशन भी बन सकती है। आईएलडी फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है कि आपने पीछे एक पॉइंट लिखाया कि सर आईएलडी फॉर डिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मूलर-ब्रूसलो प्रिंसिपल। मूलर-ब्रूसलो प्रिंसिपल क्या करता है? मूलर-ब्रूसलो प्रिंसिपल हमेशा लीनियर आपको यहां पर आपको क्या देगा? लीनियर ड्रॉ करवाएगा जनरली। तो यहां पर आईएलडी फॉर डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली क्या होती है? वो नॉन लीनियर होती है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? उसको हम इसकी हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको हम मूलर-ब्रूसलो प्रिंसिपल की हेल्प से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में? क्लियर है? बात आई समझ में? यहां तक क्लियर है? तो ये था बेसिकली आपके आईएलडी से आपके ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आईएलडी है बेसिकली जितने भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट देखते हो, जैसे देखना एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप क्या कहते हो कि रिएक्शन जो निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक शॉर्टकट पढ़ते हो हमेशा। क्या बताया जाता है कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक पॉइंट लोड ये आ रहा है, एक पॉइंट लोड ये आ रहा है, ये P1 है, ये P2 है, ये आपके सामने कुछ डिस्टेंस है 2 मीटर, ये 2 मीटर है,
ये 2 मीटर है। अब आपको क्या बोला जाता है, आपको इसकी R1 निकालनी है। R1 में आपको क्या बोला जाएगा, पहले इस लोड को लो, बाद में इस लोड को लो। ठीक है, तो चलो हम इंडिविजुअल लोड की बात कर लेते हैं। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, टोटल लोड आ गया, टोटल लोड इनटू क्या करते हैं, अपोजिट डिस्टेंस। ये लिखते हो, टोटल लोड इनटू अपोजिट डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस। ऐसा ही करते हो ना, टोटल एल, यही करते हो। देखना ध्यान से, अब आपके सामने दो लोड आ गए, फिर आपके सामने यूडीएल आए, तो आपको शॉर्टकट क्या बताया गया कि आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद कर लो। भाई ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन निकालनी है कैश, कितनी भी लोडिंग दे दो। जैसे मान लो ये 10 किलो न्यूटन की लोडिंग दे रखी है, ये 20 किलो न्यूटन की लोडिंग दे रखी है, यहां पर हमें क्या दे रखा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल दे रखा है। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। मतलब हमारे पास में कितना हो गया, 2 4, और इसको भी बना लेते हैं 2 ही मीटर ले लेते हैं, थोड़ा सा रेशियो सही रहेगा। अब मुझे आर ए निकालना है या मुझे आर बी निकालना है। मुझे आईएलडी याद है, आईएलडी क्या होती है इसकी, आईएलडी इसकी होती है एससी, याद है, ये 1 यूनिट होता है। ये बताओ इस लोड के कोरस्पॉन्डिंग मैं इस ऑर्डिनेट को निकाल सकता हूं, इस ऑर्डिनेट को निकाल सकता हूं, इसके दोनों एंड के ऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। कैसे, ये बताओ, ये 8 मीटर का ऑर्डिनेट कितना है, वर्टिकल ऑर्डिनेट कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैं इसका ऑर्डिनेट कितना लिखूंगा, देखना ध्यान से। इसका ऑर्डिनेट मेरे पास आएगा कि यहां पर मैं इसको कंपेयर करूंगा कैसे, देखो ध्यान से, इधर ले आते 1 डिवाइड बाई 8 टोटल डिस्टेंस, तो इसका ऑर्डिनेट को मान लेते हैं y1, ये लो y1 डिवाइड बाई कितना हो गया आपके सामने 6 मीटर। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 6 मीटर, ये कितनी थी 8 मीटर, यही तो लिखा है। y1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6/8। अगर हम इस, अब देखो ध्यान से, ये 1 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/8 भी लिख सकते हैं 1। ये कितना हो गया 6/8, ये कितना हो गया 4/8, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2/8। यही तो हुआ, ऑर्डिनेट बना दिया हमने, तो हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। तो जहां पर पॉइंट लोड है, जहां पर आपका पॉइंट लोड है, वहां तो आप डायरेक्टली पॉइंट लोड के साथ ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो। जहां पर आपका पॉइंट लोड है, वहां पर आप क्या कर दो, पॉइंट लोड को ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट लोड को क्या कर दो, ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और जहां पर यूडीएल है, आप उसके सामने का, उसके नीचे का पूरा एरिया कंसीडर कर लो। क्लियर है, देखना ध्यान से, आर ए बराबर क्या आएगा 10 इंटू 6/8, 20 इंटू कितना आ जाएगा 4/8, प्लस 2 इंटू एरिया कितना है इसका, हाफ ऑफ 2/8 इंटू डिस्टेंस कितनी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये लो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 4, ये हाफ, मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, यहां पर हमारा कटा देखो 2, और ये बचा 10। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास आर ए की वैल्यू बनी 15/2 प्लस 10 प्लस 15/2 प्लस 10 प्लस हाफ, मतलब 15/2 प्लस 1 16/2 हो गया 18 किलो न्यूटन। निकाल लेना, आर ए की वैल्यू आ रही होगी 18 किलो न्यूटन। आर ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी 18 किलो न्यूटन। आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप रिएक्शन निकालने में, आप जितने भी शॉर्टकट पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, एसएफडी बीएमडी में, वो सारे हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको आईएलडी का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, आईएलडी का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो आईएलडी के लिए आपसे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैक्सिमम आप लोगों से थ्योरी पूछेगा, या आईएलडी की शेप पूछ लेगा कैसी होती है, मैंने आपको वो बना के बता दी है। ठीक है, अब आपका जो मेथड ऑफ एनालिसिस चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहां पर बता देता हूं। मेथड ऑफ एनालिसिस चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको फोर्स मेथड कितने होते हैं, फोर्स मेथड कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट मेथड कितने होते हैं, ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड कितने होते हैं ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फोर्स मेथड में भी आपको थ्योरम के स्टेटमेंट,
देख लेने हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट देख लेने, कैस्टिग्लियानो क्या कहता है, बेटीज थ्योरम क्या कहती है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहती है, ये सारे पार्ट को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको क्या देख लेना है, आपको एमडीएम देख लेना है और एसडीएम देख लेना है, एमडीएम देख लेना है और एसडीएम देख लेना है। एमडीएम और एसडीएम में भी बहुत ज्यादा चीज नहीं देखनी, इनकी थ्योरी देखनी है। एमडीएम में आप ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को पढ़ सकते हो, बस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और रिलेटिव स्टिफनेस, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मेथड ऑफ एनालिसिस चैप्टर है, उसमें आपको अगर फोर्स मेथड में बात करूं तो स्ट्रेन एनर्जी पढ़ लेना, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, किसके लिए कितनी होती है। साथ ही साथ आपको यहां देखनी हो तो यहां पर आपको बेटीज थ्योरम भी पढ़नी है, बेटीज थ्योरम और मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, क्या पढ़ना है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम भी पढ़ लेनी है, ठीक है। चलो इसके बाद में मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के साथ साथ हमें कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी पढ़नी है, ये पढ़ना है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी पढ़नी है, बस इतना ही पार्ट हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, क्योंकि देखो ये सब करवाने में बहुत टाइम जाएगा, स्टेटमेंट, और आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, अभी एग्जाम आपके सिर्फ थ्योरम पढ़ जाना, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, पीवाईक्यू सारे लग जाएंगे। जब मैं इसके स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू करवाऊंगा तब उसके साथ में सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को पता नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ करवा दूंगा पीवाईक्यू में, ठीक है। पीवाईक्यू सेशन में आपका मेथड ऑफ एनालिसिस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे एसएससी जेईई की पीवाईक्यू करवा दूंगा, खुद से मत अटेंड करना। और जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा स्ट्रक्चर पोर्शन खत्म हो जाता है, यहां पर हमारा स्ट्रक्चर पोर्शन खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी सेशन में, हम पीवाईक्यू सेशंस में जरूर मिलेंगे, एस्टिमेशन और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही अपनी पढ़ाई का जो डेडिकेशन है वो बना के रखो, अपनी पढ़ाई का डेडिकेशन बना के रखो, बहुत ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है तो एक बार इस लेक्चर को वापस रिपीट से देख लेना, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के डाउट नहीं लिए, अगर मैं डाउट लेता तो फ्लो कहीं ना कहीं टूट जाता, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर आप लोगों को उतना कंटेंट नहीं हो पाता, क्योंकि एक से दूसरी चीज को कनेक्ट करना था, इसलिए मैंने आपके डाउट नहीं लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन। ध्यान रखना, अपनी स्टडी पे फोकस रखना और एंजॉय भी करना साथ साथ, क्योंकि स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं होती है, आप लोगों को कांस्टेंट अपनी स्टडी में ध्यान देना है, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।